अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। हाँ जी, 503 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पार्ट 1। टॉपिक नंबर 34, इंट्रोडक्शन टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। व्हाट इज़ सेकेंड लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज होती क्या है? इतनी बार पढ़ चुके हैं। वो ज़ुबान जो आपकी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग के अलावा आप सीखते हैं वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज में आती है। सिंपल, ठीक है। व्हाट इज़ सेकेंड लैंग्वेज? अच्छा, अब इसका इन्होंने ना मज़ीद खींच लिया है बात को, जितना क्या मैं कहूँ। इट हैज़ टू इंटरप्रिटेशन, उन्होंने कहा है इसका हमने दो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, दो इसके मायने हम लेते हैं। एक जनरल टर्म में हम इसको कहते हैं कि ये किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। फिर मोर स्पेसिफिकली वो क्या कहते हैं? इट इंक्लूड्स द थ्योरी ऑफ द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर आ सेकेंड लैंग्वेज। पहले में वो कह देते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना क्या है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। दूसरी में वो क्या कहते हैं, मोर स्पेसिफिकली में वो क्या कह देते हैं कि उस प्रोसेस को, उस थ्योरी को डिफ़ाइन करना वो आ जाता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। इट इंक्लूड्स द थ्योरी ऑफ द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर आ सेकेंड लैंग्वेज। जिस प्रोसेस, जिस थ्योरी को फॉलो करके हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं वो जी मोर स्पेसिफिकली मीनिंग है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, ठीक है। ये जी MCQs, द एडिशनल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड आ सेकेंड लैंग्वेज L2। उनका कहना है आपकी नेटिव लैंग्वेज के अलावा जितनी भी एडिशनल लैंग्वेजेस आप सीखेंगे, चाहे वो आपकी तीसरी ज़ुबान है जो आप सीखने जा रहे हैं, फिर भी वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज L2 कहलाएगी। इसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं वो आपकी टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है, TL। ये MCQs है। स्कोप ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूड्स, कौन कौन सी जगहों पे आप सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकते हैं। एक होता है इनफॉर्मल L2 लर्निंग, मतलब रोज़मर्रा की रूटीन में आपका इंटरेक्ट हो रहा है कुछ ऐसे यूज़र्स से जिससे आप वो ज़ुबान अपनी सीख रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये आपकी एक इनफॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल L2 लर्निंग आपकी क्लासरूम में जो फॉर्मल सेटिंग्स में आप जैसे सीखते हैं बाकायदा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, वो आपकी फॉर्मल लर्निंग में आती है। L2 लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स अ मिक्सचर ऑफ दीज सेटिंग्स, और ऐसी सेटिंग्स जिसमें आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीक़ों से सीख रहे हैं, ठीक है। ये जी कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। टॉपिक नंबर 35, द रोल ऑफ नेटिव लैंग्वेज इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। उनका कहना है कि आपकी जो मदर टंग या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका क्या किरदार है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो सीधा सा उन्होंने कहा है कि हमारी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो हमने रखी है उसमें उसका किरदार उन्होंने कह दिया लैंग्वेज ट्रांसफ़र का, कि जी आपकी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, उसे एक लैंग्वेज ट्रांसफ़र का उन्होंने नाम दे दिया हुआ है। इसके अलावा जो उनका कहना है, इट हैज़ बीन अज्यूम दैट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशंस लर्नर्स रिलाई एक्सटेंसिवली ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज। जब कोई लर्नर सीखता है सेकेंड लैंग्वेज तो वो ज़्यादातर अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो के ही वो सेकेंड लैंग्वेज की तरफ सीखना शुरू करता है। उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बहुत इन्फ्लुएंस करती है उसकी सेकेंड लैंग्वेज पे, उनका ये कहना है। तो वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज से बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी सेकेंड लैंग्वेज में लेके जाता है। जैसे हम अपने उर्दू से अपनी इंग्लिश में कितने ज़्यादा एलिमेंट्स लेके जाते हैं, तो एक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस चीज़ को आपकी नेटिव जो लैंग्वेज है उसको उन्होंने लैंग्वेज ट्रांसफ़र का नाम दे दिया। Material production was based on this belief that is known as contrastive analysis। इस तरीके में इन चीज़ों में जो आपको कंटेंट दिया जाता है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज आप जब सीखने जाते हैं तो जो कंटेंट आपको दिया जाता है, वो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए आप सीखें, वो किसके ज़रिए निकलता है? कंट्रास्टिव एनालिसिस के ज़रिए वो जी आपको कंटेंट बना के देते हैं, मटेरियल देते हैं। मतलब उसमें कंट्रास्टिव एनालिसिस में क्या होता है, अब आगे टॉपिक आ रहा है वो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। बहरहाल कंट्रास्टिव एनालिसिस के रिज़ल्ट के ज़रिए आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसके ज़रिए आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। L1 versus L2 learning. The comparison may be divided into 3 phases. Okay. पहली इनिशियल स्टेट क्या होती है, इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जब सेकेंड लैंग्वेज सीखने कोई बंदा जाता है, कोई बच्चा जाता है, तो उसकी इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि वो
अपनी जो पहले से ही उसके दिमाग में अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की नॉलेज मौजूद है उसके ऊपर रिलाई करता है। इट इंक्लूड्स द अंडरलाइंग नॉलेज अबाउट लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स इन लर्नर्स हेड्स एट द स्टार्ट ऑफ L1 और L2 एक्विजिशन। ठीक है, एक उसके दिमाग में पहले से ही एक जो होती है कि नॉलेज के अच्छा ये लैंग्वेज है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसके ये प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक आप नॉलेज कह लें लैंग्वेज की, वो उसके दिमाग में होती है इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज में वो क्या होता है, उसमें सेकंड स्टेज में वो स्टेजेस पार कर लेता है जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखने के दौरान पार करता है। मतलब उसके जो छोटे छोटे ग्रामर्स के जुमले होते हैं, जिस तरह के उसके छोटे बच्चों जैसे जुमले होते हैं, जैसे वो लैंग्वेज सीखता है बच्चा, वैसे वो सेकंड लैंग्वेज लर्नर भी अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में दरमियान वाली जो ये स्टेज है उसमें वो सारी स्टेजेस पार करता है। ठीक है, इट कवर्स ऑल स्टेजेस ऑफ बेसिक लैंग्वेज development including maturational changes, child grammar and the L2 developmental sequence, interlanguage और IL। सेकेंड लैंग्वेज लर्नर वो तमाम जो है स्टेजेस पार करता है जिस तरह बच्चा सीखता है। ठीक है, और अपनी एक इंटर लैंग्वेज डिवेलप्ड करता है, मतलब कि वो इतना जो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है ना वो उसे प्रॉपर नहीं बोल पा रहा, अभी प्रॉपर उसको अभी जिसे क्या कहते हैं बढ़तरी हासिल नहीं हुई, अबूर हासिल नहीं हुआ उसके ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर, तो वो एक उसकी दरमियान की लैंग्वेज बन गई है इंटर लैंग्वेज, कि उसमें वो ना उसमें प्रॉपर रूल यूज़ नहीं कर पा रहा, प्रॉपर जुमले नहीं बना पा रहा, बट स्टिल एक जिसे कहते हैं ना दरमियान की लैंग्वेज, गुजारे लायक लैंग्वेज बोलने लग गया है, तो वो इंटर लैंग्वेज उसकी डेवलप्ड हो जाती है इंटरमीडिएट स्टेट में। फाइनल स्टेट में क्या होता है, ये पूरा MCQs भी है और समझने वाला है। द आउटकम ऑफ द L1 और L2 लर्निंग इन द फाइनल स्टेट ऑफ L1 डेवलपमेंट इज़ नेटिव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। उनका कहना है कि जब आप फर्स्ट लैंग्वेज अपनी पूरी सीख जाते हैं, वो आप छोटे होते ही बचपन से ही आप सीखते आ रहे हैं, तो जब आप वो सीख जाते हैं तो उसका आपका ये आउटपुट हम कह सकते हैं कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक मुकम्मल तौर पर कॉम्पिटेंस हासिल कर लिया, एक मुकम्मल तौर पर उसे सीख लिया, उसमें आपने अबूर हासिल कर लिया। ठीक है, उसका ये आउटपुट निकल सकता है। बट द फाइनल स्टेट ऑफ L2 डेवलपमेंट कैन नेवर बी टोटली नेटिव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। जब आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका कभी भी आउटपुट टोटली वो कहते हैं कि आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते, ये आउटपुट निकल ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं एरर करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर बीच में अपने एलिमेंट्स लेके आएंगे, आप सेकेंड लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं कर सकते, ये लिख लें। अच्छा, लर्नर्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इज़ हाईली वेरिएबल। हर कोई लर्नर अपने इक्विलिब्रियम के मुताबिक प्रोफिशिएंसी हासिल करता है सेकेंड लैंग्वेज में। ये डिफरेंट है। इट मे स्टिल इंक्लूड्स द इंस्टेंसेस ऑफ L1 इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र, अब जी आपके फर्स्ट लैंग्वेज से जो दूसरी आपकी सेकेंड लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र एंड नेगेटिव ट्रांसफ़र। और इसे नेगेटिव ट्रांसफ़र को इंटरफेरेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र तब होगा जब आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में आपको मदद दे। ठीक है, तब वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, व्हेन एन L1 स्ट्रक्चर रूल इज़ यूज्ड इन एन L2 utterance बट यूज इन अप्रोप्रिएट और करेक्ट इन द L2। जब आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसका रूल आप सेकेंड लैंग्वेज पे अप्लाई करते हैं और वो करेक्ट है, वो सही समझा जाता है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जब आपका फ़र्स्ट लैंग्वेज का रूल आपकी सेकेंड लैंग्वेज पे आप अप्लाई करते हैं और वो एक एरर आप दे, तो समझ लें आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र है, आपका जुमला सही नहीं बना तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 36, अर्ली पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरीज थी वो किस पे बेस्ड थी, प्रैक्टिकल बिजनेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि मतलब बिज़नेस के मामले में बिज़नेस सेटिंग्स में जैसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए वो उस हवाले से इनकी थ्योरीज थी। फिर जी कहा कि हर किसी ने बिज़नेस के हवाले से नहीं सेकेंड लैंग्वेज सीखनी होती, किसी के अपने कोई मसले होते हैं, कोई 100 मसले होते हैं, तो 19वीं सेंचुरी में फिर जी कहा कि दूसरे टीचिंग मेथड भी बनाए जाएँ जिसके मदद से सीखी
की जाए। अच्छा जी, इनिशियली द लर्निंग थ्योरी, पहले जो लर्निंग थ्योरी थी वो ज़्यादातर किस पे बेस्ड थी? बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी। कि ये बिहेवियरिस्ट ने जो थ्योरीज दी थी उनके ऊपर लर्निंग थ्योरीज बेस्ड थी। वो क्या थी? बिहेवियरिज्म में क्या था कि लर्निंग लैंग्वेज इज़ सीन एज द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। वो कहते थे कि कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है अब उसे अपनी आदत बना के। इसी तरह लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं जब तक आप उसे अपनी हैबिट नहीं बना लेते। आप उसे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दें, एक आदत बना लें, तो जी आप सीखने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका वो क्या ये जो उन्होंने नोशन था ये सारा वो किस पे बेस्ड था? वो था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे। आई थिंक आपने साइकोलॉजी 101 में आपने ये पढ़ा होगा। हाँ जी, बहरहाल मैं आपको एक शॉर्ट सा रिमाइंडर दे देती हूँ। बिहेवियरिज्म क्या कहते थे? जैसे बिहेवियरिस्ट कहते थे कि जैसे आपको अगर किसी चीज़ से आपके पेरेंट्स ने मना करना है तो वो आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ में उन्होंने आपको हौसला अफजाई करनी है तो उसमें वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, शाबाश देंगे, चीज़ देंगे, इस तरह। ठीक है, तो उनका कहना है इसी तरह आप बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट दें। वो अगर गलती करे लैंग्वेज सीखने के मामले में तो उसे डांटें, उसे पता लगेगा मैंने ये नहीं करना, वो एरर फिर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उसको हौसला अफजाई करेंगे तो फिर वो उसमें एक्सेल करेगा, उसको जल्द से जल्द सीखेगा। इस तरह उसकी रोज़मर्रा की रूटीन बनेगी। ठीक है, और रोज़ ये काम करना है। ठीक है, तो जी इस तरह बिहेवियरिस्ट का ये था कि इस तरह आदत बनाई जा सकती है थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बहरहाल आगे जी कंट्रास्टिव एनालिसिस आ जाता है। कंट्रास्टिव एनालिसिस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की रिसर्च में किस बेस पे है? द इन्फ्लुएंस ऑफ L1 एंड L2। ये जी कंट्रास्टिव एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जो लर्नर की फ़र्स्ट लैंग्वेज और लर्नर की सेकंड लैंग्वेज जो वो सीखने जा रहा है उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। उनके डिफरेंसेस और उनके जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो एनालिसिस किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, जिसकी मदद से ऐसा कंटेंट बनाया जाता है, ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें जो लर्नर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए कि अच्छा ये लर्नर ये सीखने जा रहा है लैंग्वेज, तो इसको ये डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो इसका ये हल है। तो वो लैंग्वेज के कंपैरिजन के ज़रिए वो हल निकालते हैं कि अच्छा ये हल हो सकता है। ये जी इन्फ्लुएंस है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड बिहेवियरिज्म। अगेन MCQs। क्रिटिसिज्म किया गया जी क्रिटिसिज्म किया जी कंट्रास्टिव एनालिसिस पे। वो क्या था? उनका कहना है कि कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ लर्नर्स नो मोर देन दे हैव हियर्ड और बीन टोल्ड। वैसे तो बहुत फजूल है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, पर चले खैर। उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं होता, ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं होता कि कंट्रास्टिव एनालिसिस वालों ने जो आपको बता दिया है कि लर्नर्स ये एरर करेंगे तो लाजमी है वो वही एरर करें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है, बस सिंपल सा इन्होंने इसमें ये बोला है। ठीक है, टॉपिक नंबर 37 अर्ली पर्सपेक्टिव्स ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पार्ट 2 एरर। फिर जी कंट्रास्टिव एनालिसिस के बाद एरर एनालिसिस आ गया EA। इसमें जी MCQs देख लें। इट इज़ द फर्स्ट अप्रोच विच इंक्लूड्स एन इंटरनल फोकस ऑन लर्नर्स क्रिएटिव एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज। ये जी पहला ही ऐसी अप्रोच थी जिसमें लर्नर्स के जो इंटरनल फोकस है उस पर जोर दिया गया। इंक्लूड्स एन इंटरनल फोकस ऑन लर्नर्स क्रिएटिविटी एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज। लर्नर्स के अंदर के जो सारे लोचे हैं जिसके तहत वो लैंग्वेज सीखता है या एरर करता है उसके ऊपर ध्यान दें जी। इट इज़ बेस्ड on the description and analysis of actual learners errors in L2। कंट्रास्टिव एनालिसिस में क्या होता था? वो लैंग्वेज की बेस पे लैंग्वेजेस की कंपैरिजन की, उनके सिमिलैरिटीज़ उनके डिफरेंसेस की बेस पे एरर प्रिडिक्शन देते थे। ठीक है, कि लर्नर्स ये एरर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एरर एनालिसिस में
जो लर्नर्स एक्चुअल में एरर करते थे, रियल बेस्ड एरर्स वो करते थे, उनको एनालाइज करते थे। कोडर ने यह सबसे पहले महसूस किया। कोडर वॉज द फर्स्ट टू फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग लर्नर्स एरर एज इट बिकम एविडेंट दैट दे डिड नॉट ऑल ओरिजिनेटेड इन द फर्स्ट लैंग्वेज। हाँ जी, उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से ही वो बंदा एरर करे, और भी मसले हो सकते हैं, उसके अंदर के कुछ हो सकते हैं मसले जिसकी वजह से वो एरर करे। प्रोसीजर क्या होता है एरर एनालिसिस का? सबसे पहले जो लर्नर है उसकी लैंग्वेज के सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें से एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन एरर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, फिर एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद उस एरर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। ये प्रोसीजर है जी सारा। फिर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एरर एनालिसिस, इसका क्या है, अब इसके क्या कमियां इसमें आ गई हैं। उनका कहना है कि एम्बिग्विटी इन क्लासिफिकेशन, जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एरर्स को तो उसमें बहुत सारे मसले आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आप डिस्क्राइब कर पाते कि यह क्यों हो रहा है। लैक ऑफ पॉजिटिव डाटा, जी आप एरर्स पे ही ध्यान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जी फोकस ऑन एरर्स अलोन डज नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द L2 लर्नर हैज़ एक्वायर्ड, कि आपने बस एरर्स को एनालाइज किया है, वो जो उसने जितना सीख लिया उसको भी तो देखे ना, ठीक है। इसके अलावा उनका कहना है कि कुछ जो एरर्स हैं वो चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी एनालाइज कर लें, उसके जितने मर्ज़ी हल निकालें, लर्नर्स वो एरर करेंगे ही करेंगे, कुछ वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से एरर करते हैं, ठीक है। तो आप करते रहें जितना एरर एनालिसिस करना है। फिर जी इंटर लैंग्वेज आता है। इंटर लैंग्वेज क्या होती है? बीच की एक लैंग्वेज को कहते हैं इंटर लैंग्वेज। इंटर बीच की, इंटर लैंग्वेज बीच की एक लैंग्वेज। उसमें जी MCQs देख लें। लैरी सेलिंगर इंट्रोड्यूस द टर्म इंटर लैंग्वेज, इस बंदे ने ये इंट्रोड्यूस करवाई, विच इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट और इंटरम ग्रामर ऑफ अ लर्नर्स लैंग्वेज एज इट मूव्स टुवर्ड द टारगेट L2। कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है, वो अभी उस पर मुकम्मल उसे अबूर हासिल नहीं हुआ, तो उसकी एक जो दरमियान की लैंग्वेज बन चुकी है कि इसमें वो भी सही तरह से ग्रामर भी नहीं बोल रहा, बस एक टूटी फूटी सी वो लैंग्वेज बोल रहा है, गुजारे लायक उसने अपने बना ली हुई है, तो उसे जी इंटर लैंग्वेज का नाम दे दिया है। फिर जी इंटर लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ अ थर्ड लैंग्वेज सिस्टम इन इट्स ओन राइट। उनका कहना है आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज अलग है, आपकी सेकंड लैंग्वेज अलग है, और ये जो आपने बीच की लैंग्वेज बना लिया ये थर्ड लैंग्वेज एक अलग ही तौर पर है, ठीक है। इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड L1 एक्विजिशन बाय चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट। MCQs के एक जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो अगर अपनी इंटर लैंग्वेज बनाएगा, उसकी जो इंटर लैंग्वेज होगी वो चिल्ड्रन की इंटर लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। चाइल्ड भी बच्चा भी जब बड़ा होते होते लैंग्वेज सीखता है, वो भी पहले ही हाथ लैंग्वेज पे बूर हासिल नहीं कर लेता, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही लैंग्वेज की स्टेजेस पार करता है और वो भी इंटर लैंग्वेज बनाता है अपनी दरमियान की, बट उसकी लैंग्वेज अडल्ट से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसमें जी फॉसिलाइजेशन का भी मसला आ जाता है, मतलब इंटर लैंग्वेज में कि फॉसिलाइजेशन ये होता है कि आपने वो जो अपनी इंटर लैंग्वेज बना ली हुई है ना, आपने उसी को चलाए रखा, उसको आदत बना लिया, आपने प्रॉपर इंग्लिश की तरफ और प्रॉपर लैंग्वेज सीखने की तरफ नहीं तवज्जो दी। आपने जो एरर्स कर रहे हैं, जो आपने एक दरमियान की लैंग्वेज बना ली है, आप उस पर ही रह रहे हैं और उसे ही आदत बना ली है, और इसे कहते हैं फॉसिलाइजेशन, ठीक है। फिर जी मॉर्फीम ऑर्डर स्टडीज़, ये MCQs आ गया जी। देयर इज़ अ नेचुरल ऑर्डर और यूनिवर्सल सीक्वेंस इन द ग्रामेटिकल डेवलपमेंट ऑफ L2 लर्नर्स। जी L2 लर्नर्स जब सीखते हैं तो एक नेचुरल ऑर्डर देखा गया है यूनिवर्सली, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सीक्वेंस देखा गया है ग्रामेटिकल डेवलपमेंट में, कि मतलब वो एक ही तरीके से एक ही स्टेज से गुजर के ग्रामेटिकल डेवलपमेंट करते हैं L2 लर्नर्स। फिर जी मोनीटर मॉडल आ गया। क्रेशन ने जी ये मोनीटर मॉडल दिया, इसमें उसने 5 हाइपोथेसिस थे। वो क्या थे? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, एक बच्चा बड़े होते होते कैसे लैंग्वेज सीखता है वो प्रोसेस दिया। मतलब ये इतना कोई ख़ास डीपली जाने वाला नहीं है, मैं आपको बस एक लाइन की डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में एक बच्चा जैसे अपनी पहली लैंग्वेज सीखते हुए जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है वो इसमें आ जाता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस,
जब हम अपनी लैंग्वेज को बार बार मॉनिटर करते हैं और सही करते हैं, उसे मॉनिटर हाइपोथेसिस कह देते हैं। मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, कहाँ हम गलत बोल रहे हैं, कहाँ हम सही बोल रहे हैं, पहले हमने कैसे बोला, अब हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस आ जाता है कि एक लर्नर जैसे लैंग्वेज सीखेगा, वो नेचुरली जो उसकी प्रोसेस होगा वो किस तरह, वो क्या प्रोसेस होगा, उसमें ये हाइपोथेसिस आ जाते हैं। इनपुट हाइपोथेसिस आ जाता है कि एक लैंग्वेज को आपने क्या इनपुट दी, कैसे वो उसने इनपुट ली, क्या प्रोसेस है, इसमें ये आ जाता है। अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस के एक लर्नर जो लैंग्वेज सीख रहा है उसके इमोशंस क्या हैं, किसी भी हवाले से जो भी इमोशंस हैं वो उसकी लैंग्वेज लर्निंग पे कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। मतलब वो नर्वस है, वो सोशली नर्वस है, वो जो भी उसके इमोशंस होंगे ना, वो हाइपोथेसिस इसमें आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 38, फॉर्मल अप्रोचेस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फॉर्मल अप्रोचेस में चॉम्स्की की अप्रोच आती है। चॉम्स्की मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा। चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर आ जाती है। बेसिकली ये जो है लाइन, it includes nativist approaches to language which claims that at least some aspect of language learning involve innateness। इसमें जी वो अप्रोच आ जाती है नोम चॉम्स्की की। उसने ये कहा कि लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों की या लोगों की एक फ़ितरत में मौजूद होती है पहले से ही। एक इनएटनेस उसके होती है, फितरत में ये चीज़ होती है, उसके दिमाग में एक फिर पहले से ही लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जब वो पैदा होता है वो ये लेके पैदा होता है। तो ये इस हवाले से अप्रोचेस हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का इसमें सबसे पहले आता है। यूनिवर्सल ग्रामर में वही चीज़ आ जाती है। नेम चॉम्स्की कहता है व्हाट ऑल लैंग्वेजेस हैव इन कॉमन इज़ UG universal grammar, the theory of languages and the expressions they generate is universal grammar. Assumption is UG is the guiding force of child language acquisition. यूनिवर्सल ग्रामर क्या कहा नोम चॉम्स्की ने? उसका कहना है कि तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं वो एक डीपली जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक जैसा होता है। ठीक है। तो वो जो बच्चा है वो वो चीज़ लेके पैदा होता है। एक यूनिवर्सल ग्रामर का सिस्टम उसके दिमाग में पहले से ही फिट होता है, जिसके तहत वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, कंप्रीहेंड कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है। उसका ये मानना था। तो ये जो कॉमन चीज़ है सारी लैंग्वेजेस में, वो यूनिवर्सल ग्रामर उसने कह दी हुई है। ठीक है। की कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं जी? इसमें इस अप्रोच में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आता है कि लर्नर जो है वो कैसे लैंग्वेज समझ पा रहा है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब उसके सामने बोली जा रही है तो वो उसे समझ पा रहा है। लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस आता है कि लैंग्वेज को वो परफॉर्म कर पा रहा है इन एक्चुअल सिचुएशन। कॉम्पिटेंस के बाद लैंग्वेज यूज़ आता है। ठीक है। ये कोई इतने ख़ास नहीं है। प्रिंसिपल और पैरामीटर्स क्या है यूनिवर्सल ग्रामर के? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स दैट करेक्टराइज कोर ग्रामर ऑफ ऑल नेचुरल लैंग्वेज। हाँ जी, ये जो प्रिंसिपल वही जो पहले है कि तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो उनके जो डीपली जो स्ट्रक्चर है, जो डीपली ग्रामर है, वो एक जैसी होती है, एक जैसे प्रिंसिपल होते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर इनवेरिएबल, ऑल लैंग्वेजेस हैव सेम। कि वो ये जो प्रिंसिपल हैं ये डीपली जो हैं ये एक जैसे हैं, इसके तहत तमाम लैंग्वेजेस एक जैसी हैं। वो अलग बात है कि इनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसके तहत ये लैंग्वेज डिफरेंट नज़र आती हैं। जैसे इंग्लिश और उर्दू का मिसाल ले लें। उनका कहना है कि इंग्लिश का डीपली स्ट्रक्चर अगर आप जाएँ तो उसकी कोर ग्रामर एक जैसी है, वो यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर आती है कि आप उसको इस तरह अपने दिमाग में जो यूनिवर्सल ग्रामर है उसके तहत ठीक एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। जबकि उनके जो सरफेस स्ट्रक्चर है, जो उसके ज़ाहिर तौर पर हम ज़ाहिर तौर पर देखते हैं, वो
जो पैरामीटर्स हैं उनके वो डिफरेंट हैं। टॉपिक नंबर 39 फंक्शनल अप्रोचेस टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इस पूरे टॉक में सिर्फ आपने ये समझना है कि पहले वाले जो वो पहला वाला टॉपिक था उसमें वो किस बात पे फोकस कर रहा था, इनेटनेस पे फोकस कर रहा था कि बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर पहले से ही एक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होती है, उनकी फितरत में मौजूद होती है और उनको रूल्स के तहत वो सीख सकते हैं। वो ग्रामर पे फोकस करते थे, नेम चोम्स्की वाले, ठीक है ठीक है। जबकि ये क्या थे, ये प्रेक स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स वाले थे, फंक्शनल अप्रोचेस वाले। ये इनका क्या था, ये लैंग्वेज को समझते थे एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन अ सेट ऑफ रूल्स, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लैंग्वेज सीखे जब तक उसे रूल्स बताए जाएं। पहले वाले क्या कहते थे कि रूल्स बताओ लोगों को, बच्चों को रूल्स सिखाओ, रूल्स के तहत, ग्रामर के रूल्स के तहत सिखाओ तो वो लैंग्वेज सीखेंगे, फिर वो बोलेंगे, ठीक है। और वो जो सीखेंगे वो अपनी यूनिवर्सल ग्रामर, दिमाग की एक यूनिवर्सल ग्रामर के तहत वो सीख सकते हैं। पहले वाले ये सोचते थे। ये फंक्शनल वाले कहते हैं कि लैंग्वेज अगर सिस्टम, अगर आप रूल्स ना भी सिखाएं या कम्युनिकेशन आप शुरू कर दें डेल में, रोज़मर्रा की रूटीन के में आप एक कम्युनिकेटिव वे में लैंग्वेज बोलें और उसके तहत ही आप सिखाएं तो आप को लैंग्वेज आ जाएगी एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन एज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये जी इनका है। और इस टॉपिक में कुछ भी समझने मतलब मैं वेस्ट नहीं कर रही इस पर टाइम, इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमागी नहीं करने वाला है। तो इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।